कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतर तरीके से चल रही है। चलिए, हम लोग जो सिलसिला चला रहे थे हवाओं के बारे में, सूर्यातप से रिलेटेड जिन बिंदुओं पे देख रहे थे हम लोग, वायदा वगैरह जो पढ़ा था हम लोगों ने, उसी क्रम में हवाओं का सिलसिला हम लोगों का चल रहा था। आज हम लोग हवाओं में लास्ट टॉपिक पे चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जेट स्ट्रीम के बारे में। स्थल की लगभग सारी हवाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। स्थल में कितनी तरह की हवाएं चलती हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो हमारे पुराने प्लेलिस्ट में जा करके पुराने वीडियोस को देख लें, उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग धरातल की ऐसी हवा के बारे में देखेंगे जिसका कि इंसान से प्रत्यक्ष रूप से देखने में कोई सीधा संपर्क तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसका मनुष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, यानी प्रकृति पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये वो ऐसी हवा है जो कि दिखती तो नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। तो इन हवाओं के बारे में खासतौर से जो डायरेक्टली प्रभावित होते हैं वो हमारे उड्डयन विभाग वगैरह प्रभावित होते हैं, यानी कि जो हमारी जहाज़ें चलती हैं, हवाई जहाज़ चलती हैं, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होने वाली एक सामान्य सी इकाई है। इसके अलावा मौसम विभाग वगैरह हमारा जो है, जो प्रकृति को ध्यान में रख करके कि मौसम कैसा होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे जो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में हमारे कैसे हवाओं का हलचल रहता है, उससे रिलेटेड हमारी जेट स्ट्रीम होती है, कब ढूंढी गई, क्या हुआ, इसके संदर्भ में आज भी बहुत कुछ जानने वाले हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग का टॉपिक है जेट स्ट्रीम, ठीक है, और जेट प्रवाह। जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम होती क्या है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ही क्यों चलती है, निचले हिस्से में क्यों नहीं चलती, ऐसे तमाम सारे विषय हैं। आइए इसी को जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इसके लिए हमको पुरानी चीज़ों के बारे में थोड़ा 2 मिनट रिवाइज करना होगा। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो ग्लोब है वो हवाओं के आधार पर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 3 हवाओं के क्षेत्र पाए जाते हैं आपके। एक तो व्यापारिक हवा, चाहे पूर्वा हवा कहिए के क्षेत्र, दूसरा हमारा क्षेत्र होता है पछुआ हवा का क्षेत्र, और तीसरा हमारा होता है ध्रुवीय हवा का क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक है। ये तो एक सामान्य सी चीज है, सामान्य सी चीज का जो कि आपने लास्ट वीडियोस में पढ़े हैं। अब इसका मतलब क्या है, आपने देखा ये हवाएं चलती कहाँ हैं। हमेशा हमने आपको बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं का चलना होता है, यानी हवा गतिशील होती है। हवाओं की जो प्रवणता बनती है, प्रवणता हमेशा लो प्रेशर हाई प्रेशर के मध्य में ही होता है। प्रवणता जितना ही प्रेशर में डिफरेंसेस रहेगा, हवाओं की गति उतनी ही तेज होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होंगे। तो आपने देखा कि ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी 0 डिग्री का से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण का जो क्षेत्र है, ट्रॉपिकल जोन का एक तरह से कहिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पड़ती है, सीधी पड़ती है। सूर्य कर्क और मकर रेखा के मध्य में ही चमकता है, और हमेशा सदैव 12 महीने आपके जो वर्ष के होते हैं उनमें जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया होता है वो हमेशा सूर्य की किरणों को लंबवत प्राप्त करता है। तो लंबवत प्राप्त करने के कारण से वहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, लो होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर गर्म होगी, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी, तो वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा, लो प्रेशर जोन बन जाएगा वहां पे, तो हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी। और हाई प्रेशर का जोन आपने देखा, और आपको ये भी देखना जानना होगा, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा समझ लें कि हमारी जो वायु हवाएं चलती हैं पूरे ग्लोब में, उनके पीछे 2 कारण होते हैं। एक पहला बेसिक कारण होता है कि पृथ्वी की जो गति है, रोटेशन है। दूसरा कारण है सूर्यातप, है ना। 2 ही कारण है जिनसे हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने देखा है कि ये जो जहां पर सूर्य की किरणें या तो गर्मी खूब ज्यादा मिले, या तो गर्मी खूब ज्यादा मिले उन क्षेत्रों में, या बहुत ज्यादा ठंडी मिले, तो वहां पर तापमान से रिलेटेड होगा। और जहां पर पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से जो हवाओं का विस्थापन होगा वो एक तरह से कहिए गतिक प्रभाव उस पर होगा। तो 2 होते हैं, और जिनमें मैंने बताया था कि ध्रुवों के बारे में, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर
इक्वेटर के पास है ना, भूमध्य रेखा के पास वाला जो जो बेल्ट मिलता है, ये क्या होता है, तापजन्य होता है। बाकी इसके अलावा 30 से 35 और 60 से 65 का जो क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में होता है वो गतिजन्य होता है, ये आपको पता ही होगा। चलिए, तो उसमें क्या होता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो भाई जरा आप इमेजिन करिए, और एक बात आप भी जान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्यातप के बारे में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी ना तो ऊष्मा को अवशोषित करती है और ना ही उसको रिफ्लेक्ट करती है। मतलब मीन्स अवशोषित रिफ्लेक्ट का मेरा मतलब है कि पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो हमेशा बना रहता है। वो ना तो ऊष्मा को मतलब सूर्यातप आता है ना तो उसको 100% एक्सेप्ट करती है और ना ही उसको मतलब अपने मतलब उसका कहने वाले एक ऊष्मा बजट आपने जो हम लोग देखा था उसमें आपने देखा कि आती है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। 51% ही पृथ्वी के धरातल को पहुंच पाता है, बाकी का आपने देखा तो 35% इधर गायब हो जाता है। ठीक है, ये सब स्थितियाँ कैसे कि 14% कहा जाता है, ये सब पुरानी वीडियोस में आप लोग जाकर के अगर चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पे। तो वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है और लगभग 51% सीधे पृथ्वी को मिलता है और 51% को भी पृथ्वी अपने लिए यूज ना करके, है ना, अवशोषित ना करके उसकी क्रिया करके उसको रिफ्लेक्ट ही कर लेती है। ठीक है, यानी कि जो आता है वो चला जाता है, ये होता है ऊष्मा का बजट। उसी तरह हवाओं का है, हवाएं कहीं पे मतलब जैसे ऊष्मा पृथ्वी मतलब जो है ऊष्मा आती है और चली जाती है, उसका बैलेंस कुछ एक्स्ट्रा अवशोषित नहीं करता है, पृथ्वी कुछ एक्स्ट्रा लेता नहीं है अपने अंदर अवशोषित नहीं करता। अगर ऐसा होता तो डेली सूर्य की किरणें आती हैं और डेली गर्मी होती है और पृथ्वी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती। ठीक है, उसी तरह से हवाओं का भी बैलेंस, हवाएं कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ जाती, जो हवाएं हैं हमारे वायुमंडल में बस वही हवाएं रहती हैं और उन्हीं हवाओं का ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण से इधर से आवागमन होता रहता है। और आवागमन जब होता है तो दो तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि आपका कहीं पे लो प्रेशर बन गया और कहीं पे हाई प्रेशर है तो सीधे हवा आ गई और बैलेंस हो गया, कहानी खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। कारण क्या है कि जैसे अगर आपका हाई कहीं पे लो प्रेशर बन रहा है तो लो प्रेशर जब होगा तो वो हवा कहीं तो जाएगी, वो हवा कहीं तो जाएगी भाई। मान लो ये पूरी आपकी बैलेंस है, पृथ्वी का कोई एरिया है, जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर उस सूर्यातप काफ़ी मात्रा में मिल रहा है तो क्या होगी, यहाँ की हवा हल्की होकर के ऊपर उठ जाएगी और जब ये ऊपर उठ जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लैंक बनेगा, खाली जगह बनेगी, तो हवा आकर के भर लेगी, क्षैतिज स्थिति में चल करके हवा मूवमेंट करके भर जाएगी। लेकिन ये जो हवा उठी है वो कहाँ गई, वो तो कहीं जाएगी ना, यानी कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जाएगी। समझ रहे हैं बात को, वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जाएगी, तो जब ऊपरी हिस्से में जाएगी तो वो फिर कहाँ चलेगी, उसका क्या रोटेशन होगा। मैंने आपको बताया था कि हवाएं जैसे कहीं निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो क्षैतिज गति से चलते हुए जहाँ दाब प्रवणता उनको मिलती है, ताप प्रवणता अच्छा मिलता है उनको, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चली आती है क्षैतिज गति में। ठीक है, लेकिन वो ऊपरी हवा जो उठती है तो फिर वो उच्च वायुदाब से जब हवा आई रहती है तो वहाँ भरने के लिए जाती है। तो यही जो ऊपरी हवा जो चलती है एक्चुअल में यही जेट स्ट्रीम का रूप लेती है, यही जेट स्ट्रीम होती है। और जेट स्ट्रीम को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि जो हमारी पूर्वा हवाओं की गति है, पछुआ हवाओं की गति है, ध्रुवीय हवाओं की गति, जितनी तरह की ये हवाएं हैं, ये पूर्वा की हवा है, ट्रॉपिकल जो में जो चलती है आपकी हवा है, ये पछुआ हवा है, ये ध्रुवीय हवा है। यहाँ पर हवाओं की जो गति है चलने वाली, अगर इसी में इन्हीं के नाम से ही मैं नाम पहले जान लीजिए आपका, इनका नाम क्या होता है। जैसे ये है आपका, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलने वाली पूर्वा हवा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी जेट चलेगी उसका नाम होगा, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चल रही है तो उष्णकटिबंधीय जेट कहलाएगी या ट्रॉपिकल जेट कहलाएगी। इसके बाद वाले क्षेत्र में जो चलेगी वो कौन से क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला है, ठीक है, ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा ठंडी वाला। तो इस वाले क्षेत्र में जो जेट चलेगी, और जेट मैंने भी बताया आपको कि ऊपरी हिस्से में चलती है ना कि निचले हिस्से में, तो जो जेट चलेगी दूसरे वाले हिस्से में बेटा, इस वाले हिस्से में पछुआ हवाओं के वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय जेट के नाम से जानी जाएगी है। इसे टेम्परेट जेट भी कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है टेम्परेट जेट। इसे ट्रॉपिकल जेट उष्णकटिबंधीय को कहते हैं, तो इसको आप ट्रॉपिकल जेट के नाम से भी जान सकते हैं, इसको टेम्परेट जेट के नाम से, और ये ध्रुवीय जेट, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हवाएं पूर्वा पछुआ और ध्रुवीय हवाएं चलती हैं, एक्चुअल में ये जो जेट जब ऊपर जाकर के जो है जेट हवाओं का रूप लेती हैं, तो जेट हवाओं की दिशा से इन हवाओं की अपोजिट हो जाती है।
जैसे मैं आपको बताऊं कि हवा, आप देखिए यहाँ पर 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री की तरफ हवा आ रही है। हवाओं की दिशा आपको पता ही है, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती है, ये तो आपको पहले से पता है ना। जहां से भी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही होगी, तो जब कहीं पे लो प्रेशर की तरफ जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में तो हमेशा राइट साइड में अपोजिट मिलेगी, ठीक है। कहीं पे भी हाई बने, मतलब कहीं पे लो बने कहीं पे हाई बने, तो हमेशा मान उत्तरी गोलार्ध में हम इमेजिन कर लीजिए ये हिस्सा हमारा उत्तरी गोलार्ध में हम लोग खड़े हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, तो हवा कहाँ जाएगी, फिर राइट साइड में मुड़ जाएगी, क्लियर, कहीं से। और मान लो उत्तरी गोलार्ध में ही है, पछुआ हवाओं के बारे में थोड़ा समझा दें आपको, तो यहाँ पर क्या है आपका एक हिस्सा बन रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन का बन रहा है और ये लो प्रेशर जोन का बन रहा है, तो हवा यहाँ से यहाँ को आएगी तो राइट साइड मुड़ेगी, यानी कि हवा की दिशा किधर हो जाएगी, उसका झुकाव उधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हवा का ग्लोब में आप देखेंगे तो ये आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो हवाओं की जो दिशा होगी तो देखेंगे आप इधर से इधर को आ जाएगी इधर वाली, और ये इधर चलेगी, खैर आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हवाओं की जो गति होती है बेटा, सेम इसकी अपोजिट दिशा होती है किसकी, जेट स्ट्रीम से, है ना। देखिए अब लोगों ने देखा जेट के बारे में, जेट स्ट्रीम में देखेंगे ये हवा, पूर्वा हवा यहाँ पे ट्रॉपिकल हवा इधर से चल रही है, तो निश्चित तौर से जब यहाँ पर आएगी और यहाँ पर हाई प्रेशर का जो लो प्रेशर का जोन बन रहा है, यानी कि यहाँ की जो है हवा गर्म होकर के कहाँ जाएगी, वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जाएगी, और ऊपरी हिस्से में जाएगी तो किधर को जाएगी, निश्चित तौर से जब उच्च वायुदाब से यानी कि हाई प्रेशर से जब हवा आएगी लो प्रेशर की तरफ, तो जहां पर हाई प्रेशर है वहां पे तो रिक्ति हो जाएगी, तो उस रिक्ति को भरने के लिए कोई हवा तो चलेगी ना, तो उस हवा, ये हवा जब एक्सेस होगी तो वहां से जब हवा इधर को आएगी लो प्रेशर की तरफ, तो ये हवा इधर को जाती है। यही सेम कंडीशन हर जगह होती है, हर जितने भी सेल आपने पढ़ा है ना, 3 सेलों के बारे में आप लोगों ने कल लास्ट जो वीडियोस थे उसमें आपने देखा कि आपने हेडली सेल देखा, फ्लोरल सेल देखा, ठीक है, ध्रुवीय सेल देखा, तो ये जो सेल बनते हैं, सेल मतलब आपको मैंने बताया, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा जरूर समझिएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो हवाओं का एक सर्किल बनता है, एक चक्र बनता है, जैसे मैंने आपको थोड़ा बताने का प्रयास किया है, ये आपको मैंने बताया यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये मैंने मान लिया आपको 30-35 डिग्री वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध मान लीजिए, और ये 30 से 35 बेटा दक्षिणी गोलार्ध मान लीजिए। यहाँ से हवाएं क्या होती हैं, यही क्षेत्र मैंने दोनों को दिखाया यहाँ पे आपको, ये हवाएं जब आती हैं तो हवाओं का क्या होता है, अभिसरण होता है ना, दोनों टकराती है तो ऊपर की तरफ उठेंगी, है ना, ऊपर की तरफ जब उठेंगी तो निश्चित तौर से हवाएं जब जाएंगी तो यहाँ पर ये क्षेत्र बनेगा, तो इधर वाली हवा किधर को रिफ्लेक्ट होगी, इधर को जाएगी, ठीक है, तो और इधर वाली हवा किधर को आएगी, दक्षिण गोलार्ध की इधर को आएगी, अपोजिट साइड में आएगी, ठीक है। तो यही हवाएं बेटा आगे चल करके जेट का रूप देती है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे पछुआ हवाओं के बारे में, पछुआ हवाओं की चलने की दिशा इधर होती है, यहाँ पर क्या लो प्रेशर जोन बनता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हाई प्रेशर जोन बनता है, तो यहाँ से हवाएं जो है इधर को जाती हैं, तो जब हवाएं यहाँ पर एक्सेस होंगी तो क्या होंगी, हवाएं निश्चित तौर से रिफ्लेक्ट करेंगी ऊपर की तरफ, यहाँ लो प्रेशर बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन लो प्रेशर से हवा हमेशा हाई प्रेशर की, देखिए हमेशा एक चीज हमेशा समझिए कि वायुमंडल के निचले हिस्से में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में हम जाएंगे, और वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दूं वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा मतलब क्षोभ मंडल का लास्ट लेयर, और क्षोभ मंडल के बारे में अगर आप देखेंगे तो ध्रुवों की तरफ क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर के हिस्से में आती है, और भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो लगभग 15 से 18 किलोमीटर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग 18 किलोमीटर लगभग मिलती है यहाँ पे। तो ये जो 18 किलोमीटर और जो 8 किलोमीटर का जो हिस्सा मिलता है, यानी कि आपको क्षोभ सीमा जो होती है आपको, ठीक है, क्षोभ सीमा के निचले वाले हिस्से, ठीक है, तेजी से हवाएं चलती है, वही जेट हवाएं कहलाती है। तो ये सारी हवाएं क्या कर रही है, ऊपर उड़ करके जा रही है, उस हिस्से में ऊपरी हिस्से में चलती है। तो मैं बता रहा था क्या कि जहां वायुमंडल के निचले हिस्से में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, लेकिन यही ऊपर अगर हम जाएंगे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, ठीक है, क्षोभ सीमा के पास जो हवाएं चलती हैं हमारे यानी जेट हवाएं, वो हवाएं क्या करती है, ऊपरी जो हवा चलती है वो अपोजिट दिशा में चलती है, यानी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया क्या कि ये हवा क्या चल रही है, यहाँ पर ये सामान्य जो हवा बनी है यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लेकिन जब ये हवा यहाँ पर
एक्स ऊपर हो जाएगी, उठेगी गर्म होकर के, तो कहाँ जाएगी, फिर वहां से क्या लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगी। तो यानी कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में हवाओं का जो चलने के प्रवाह की जो दिशा होती है वो अपोजिट होती है। किसकी अपोजिट होती है, धरातल पर चलने वाली हवाओं की। यानी कि धरातल पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं हवाएं, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलेंगी, है ना। इसी तरह से जेट स्ट्रीम जितनी भी हमारी चलेंगी हवाएं, उनकी हवाओं की जो दिशा होगी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ना होकर के लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ होगी। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसी कारण से हवाओं की दिशा हमारी बदल जाती है। तो हमारा आप देख रहे हैं 3 तरह की आपको हवाएं यहाँ पर तो समझ में आई होंगी कि आपको जेट स्ट्रीम कितनी तरह की होती है यहाँ पर। वैसे जेट स्ट्रीम के बारे में आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग आपको तथ्य मिलेंगे। एक्चुअल में जेट स्ट्रीम में कुछ मानक हैं, जैसे मैंने यहाँ 3 हवाओं के मानक हैं, तो 3 जेट स्ट्रीम तो ये आपकी होती है। एक और जेट स्ट्रीम होती है जिसमें सूर्य के इफेक्ट के कारण से बनती है। वो सूर्य के इफेक्ट के कारण से क्या बनती है कि जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है, कर्क रेखा पर होता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर होता है, तो इनके कारणों से भी कुछ जेट स्ट्रीम्स का निर्माण हो जाता है। तो ये पूर्वी जेट, पूर्वा जेट और पछुआ जेट के नाम से जानी जाती है। तो अगर हम देखें तो 5 तरह की जेट हमारी बन जाती है। ये 3 जेट ये और पूर्वा और पछुआ जेट को ले लेंगे तो कुल 5 तरह की हमारी जेट बनती है। वैसे हम लोग देखें तो मूल रूप से 3 तरह की 4 तरह की जेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। आज हम सब लोग देखेंगे तो 3 जेट के बारे में आप इसको ध्यान रखिएगा। पहली जेट तो एक हो गई आपकी उष्णकटिबंधीय जेट हो गई जो कि इन क्षेत्रों में चल रही है। दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय जेट और तीसरा जो है ध्रुवीय जेट। ठीक है, ये आपने देखा कि हवाएं जो अवसरण करके जा रही है एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चल रही है। जो हवाएं यहाँ पर पछुआ हवाओं की जो दिशा होगी उसकी अपोजिट दिशा में चलेगी जेट स्ट्रीम उसके ऊपरी हिस्से में। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। ठीक है, तो इसमें किसका रोल आप लोगों ने देखा कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में चलती है। ये होता क्या है, जैसे हम लोगों ने जलधाराएं जब पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि समुद्र के अंदर बहुत तेज गति से प्रवाहित होती है क्या, नदी के रूप में जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। और एक जो जलधारा है मतलब वो कई 100 नदियों के बराबर स्थिति में चलती है। जैसे अब आप ये जान लीजिए कि आप लोगों ने बहुत सारी जलधाराओं के बारे में पढ़ा, गल्फ स्ट्रीम के बारे में आपने पढ़ा होगा। गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा की जो मतलब एक तरह से कहिए जो उसका वेग है, पानी का जो वेग है, लगभग अमेजन नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है आपकी, और उसके जो प्रवाह की जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र वाली नदी है, वो 100 नदियों के बराबर जो आपकी गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो उसके बराबर होती है। मतलब बहुत ज्यादा पानी, आप सोच लीजिए 100 नदियों के बराबर, अमेजन जैसी 100 नदियों के बराबर ही गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का प्रवाह होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी तेज प्रवाह की जलधारा होगी। उसी तरह से वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में भी एक बहुत बड़ी लंबी सी जलधारा के रूप में ये प्रवाहित होती है जेट स्ट्रीम। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, ये कितने दूर में चलती है, ऊंचाई का क्या इसका मानक होता है। तो ऊंचाई का मानक मैंने आपको बताया, नॉर्मली ये चलती क्या है कि आपका जो आपका क्षोभ सीमा होती है, क्षोभ सीमा के पास वाले हिस्से में चलती है। ठीक है, यानी कि क्षोभ मंडल का आखिरी हिस्सा, ठीक है, जो होता है उसके पास ये हिस्से में चलती है। और इसके बारे में थोड़ा और जान लें कि ये ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई मैंने बताया 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा के लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो इसका जो क्षोभ सीमा है आपकी है उसके नीचे वाले हिस्से में चलती है। तो जब ये चलती है तो ये किस रूप में चलती है, तो लगभग करीब ये जान लीजिए कि इसकी जो चलने की चौड़ाई जो होती है, मतलब क्षेत्र जो कवर करता है, वायुमंडल के हिस्से में जाएगा तो नीचे एरिया कवर करता है, तो लगभग करीब 150 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और लगभग इसकी मोटाई जो होती है लगभग 2 से 3 किलोमीटर मोटी लेयर होती है इसकी। और इसकी जो सामान्य गति है अलग अलग जगहों पर अलग अलग बात नहीं होता, लेकिन लगभग में 150 से 200 किलोमीटर इसकी सामान्य गति मानी जाती है। कहीं आप पढ़ेंगे किताबों में 120 किलोमीटर में मिलेगा, लेकिन औसतन इसकी स्पीड जो होती है 150 से आप लेकर के 200 किलोमीटर तक जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे आप इसके कोर वाले हिस्से में जाएंगे, है ना, जो 150 किलोमीटर का कोर वाला हिस्सा, इस कोर वाले हिस्से में जब जाएंगे तो इसकी गति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। लगभग करीब 350 या 300 किलोमीटर से लेकर के आपको लगभग 480 किलोमीटर तक आपको इसकी स्पीड मिलेगी। अलग अलग तथ्यों मैंने बार बार आपसे बताया
कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तथ्य मिलेंगे, लेकिन इसकी स्पीड चलने की गति बहुत तेज होती है। तो और एक चीज और भी होता है इसमें, इसके चलने की गति बहुत तेज होने के पीछे कारण क्या है, वही हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला स्थिति। अगर कहीं पर जितना ज्यादा हाई प्रेशर का हिस्सा बनेगा, मतलब कहीं पे हाई प्रेशर का हिस्सा बनेगा तो, या कहीं पर लो प्रेशर का हिस्सा बनेगा, तो कहीं पर जैसे यहाँ पर जितने ज्यादा गर्मी बनेगी, जितने ज्यादा आर्टिसिजेंट का क्षेत्र प्रभावित होगा, प्रभावशाली होगा, वहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो खूब ज्यादा हवा एक्सेस होगी तो खूब तेज से चलेगी। ये इसकी खासियत होती है। और ये जब चलती है हवा तो इसकी खासियत है ये सीधे ना चल करके, सीधे वे में ना चल करके ये जिग जैग करके सेप में चलती है। इसकी से चलने की सेप की स्थिति ये ऐसे होती है। अब ये होती क्यों है, ऐसे क्यों होती है, तो वही कारण है हाई प्रेशर लो प्रेशर। जैसे इसके बीच में जहां पर जिन क्षेत्रों में लो प्रेशर मिलता है तो ऊपर नीचे हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण ही इनकी जो स्थिति होती है वो जिग जैग की स्थिति होती है। और ये देखिए एक बात है कि जिग जैग ज्यादा कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग में लगाइएगा। जिग जैग वाला हिस्सा ग्लोब में हमारे कहाँ मिलेगा, ग्लोब में जिग जैग वाला हिस्सा जहाँ एक तो गर्मी वाला क्षेत्र होना चाहिए और दूसरा भिन्नता वाला क्षेत्र होना चाहिए। भिन्नता मतलब यानी कि कहीं पहाड़ी है, कहीं मैदान है, कहीं नदी है, कहीं समुद्र है, इस तरह के क्षेत्र मिलेंगे तो वहां पर बार बार जिग जैग होगा, तो वहां पर जिग जैग की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अगर हम देखें कि ध्रुवों से जैसे जैसे भूमध्य रेखा की तरफ हम लोग अग्रसर होते जाएंगे तो वहां पर जो ये जो जेट हवाएं हैं इनकी जो चलने की गति दिशा है वो खूब ज्यादा राउंडिंग स्थिति में होगी। इसकी लगभग करीब में 4 स्थितियां इसकी पाई जाती हैं। चलने की 4 अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं के आधार पर क्लासिफिकेशन 4 वर्गों में किया गया है। पहली स्थिति होती है प्रथम अवस्था में जो है ये चलने की दिशा देखिए थोड़ा ये इस रूप में कुछ चलती है आपकी, है ना। ये हवाएं थोड़ा कम से बनाते हैं, लगभग करीब में सीधे रूप में चलती है। और लगभग सीधे रूप में चलने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर आप ग्लोब में देखेंगे इस हिस्से में तो लगभग करीब में क्या होती है इसकी चलने की दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। ठीक है, यहाँ पर क्यों, क्योंकि इसमें उत्तर दक्षिण का जो इसमें जो कर्व आ रहा है वो कम आएगा। तो लगभग करीब में ये पहली अवस्था जो होती है इसकी चलने की ये क्या होती है पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ की होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर दिशा हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हिस्सा जैसे चलेगा ना तो मोस्टली ये हिस्सा ऐसे बन रहा है, पश्चिम की तरफ अग्रसर हो रही है तो ये हिस्सा बनेगा। दूसरी अवस्था इसकी बनती है कि थोड़ा सा इसमें कर्व बनता है। अब जब इसमें कर्व बनेगा, जब इसमें कर्व आएगा ज्यादा तभी इसके बारे में कुछ खासियत इसके बारे में बढ़ती चली जाएगी। तो जब कर्व आ जाता है तभी इसी तरंगों को फिर राष्ट्रीय तरंग के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, ये कर्व जब इसमें थोड़ा मोड़ आ जाता है। फिर उसके बाद में द्वितीय अवस्था देखिए यहाँ से इसकी अपेक्षा यहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ा टर्न ज्यादा हो गया है यहाँ पे। फिर इसकी तीसरी अवस्था जब आपकी तृतीय इसकी अवस्था में पहुंचेंगे तो कर्व थोड़ा बढ़ जाएगा, कर्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो चतुर्थ अवस्था में इसके पहुंचेंगे बच्चों, इसकी जो फोर्थ स्टेज पहुंचेंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका काफी कर्व बन गया है। जैसे हमारी नदियां चलती हैं विसर्ग का निर्माण करती हैं तो गोकुल झील वगैरह का निर्माण कर देती हैं, उसी तरह से वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जब ये जेट स्ट्रीम चलती हैं तो यह भी ऐसे कुछ हिस्से मिलते हैं जो जेट स्ट्रीम के हिस्से, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ हिस्से इसके छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। ये क्या है हिस्से, क्यों ऐसे बन रहे हैं, यही आपका ऊपरी वायुमंडल का चक्रवात है। प्रतिचक्रवात और चक्रवात की स्थिति वायुमंडल के हमारे ऊपरी हिस्से में होती है, लेकिन वो हमको दिखती नहीं है। उसका असर कहाँ पे आता है, इसको भी थोड़ा समझिए। एक्चुअल में होता क्या है कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में इंसान को सामान्य रूप से तो कुछ जाना होता नहीं है। इंसानों की गाड़ियां, हवाई जहाजें वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में जाती हैं, तो वो जब इस वायुमंडल से गुजरती हैं तो हमेशा उड्डयन विभाग, अगर आपने कभी फ्लाइट में जर्नी की होगी और लंबी जर्नी की होगी तो वहाँ पे अनाउंस करते रहते हैं कि अब आप लोग सीट बेल्ट बांध लें, मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है और झटके लगने की संभावनाएं हैं, कुछ इस तरह के जो भी अपने अनाउंस करते होंगे। तो इस तरह के कुछ अनाउंस किए जाते हैं। उसके पीछे का मोटिव क्या होता है कि जब हमारी प्लेन, देखिए दो चीजें हैं, एक बात इससे पहले ये भी जान लें कि जो हमारी प्लेन है, जो नेशनल प्लेन है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, उसमें क्या होता है इंटरनेशनल फ्लाइट
फ्लाइट्स हमेशा जेट स्ट्रीम के ऊपर से जाती उड़ती हैं, और जो नेशनल फ्लाइट्स हैं वो क्या करती हैं, जेट स्ट्रीम के निचले वाले हिस्से से प्रवाहित होती है। क्या करते हैं, निचले हिस्से से वो प्रवाहित हो जाती है। तो जब इस क्षेत्र में जब पहुंचती हैं तो वो सीधे न चल करके उसमें कोण का आकार बनाती है, 45 डिग्री या जो भी एंगल का बनता है, उस एंगल से अपना वो निकाल करके वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है जो मतलब जेट स्ट्रीम के ऊपरी हिस्से से वो करके अपना जाती हैं, और फिर उसके बाद में जेट स्ट्रीम को क्रॉस करते हुए फिर वो नीचे चली जाती है। ठीक है, और नेशनल फ्लाइट्स जो है उतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ती, और जेट स्ट्रीम के निचले वाले हिस्से में उड़ती, यानी जेट स्ट्रीम वाला जो हिस्सा है उसमें फ्लाइट्स नहीं होती है, वो केवल आवागमन होता है। और ये क्या करता है, जेट स्ट्रीम की खासियत है कभी कभी ये निचले हिस्से में भी चला आता है। कब आ जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जब चतुर्थ अवस्था पहुंचती है तो जब ये इसके जिगजैग करने की स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो राउंडिंग स्थिति में आ जाता है, इस तरह से चक्रवातीय स्थिति, तो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में चक्रवात जैसी या प्रतिचक्रवात जैसी स्थिति बन जाती है, तब वहीं पे अनाउंस किया जाता है उड्डयन विभाग के द्वारा, पायलट्स को बताया जाता है कि ये स्थिति क्रिटिकल है या इस तरह से चक्रवातीय स्थिति है, तो वो उसमें क्या करते हैं, अपनी फ्लाइट्स को या तो निचले हिस्से में या तो उसके ऊपरी हिस्से में जैसे भी हो वो अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण उस दृष्टिकोण से आपको बनता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि 4 अवस्थाएं इसकी लगभग करीब में बन गई हैं, है ना। जेट स्ट्रीम के 3 बार कालों के बारे में आपने पढ़ लिया कि 3 स्टेज होती हैं जेट स्ट्रीम की, और थोड़ी सी चीजें जानते हैं जेट स्ट्रीम का, और अगली जेट स्ट्रीम का मतलब किस कारण से और बन पाती है। तो जेट स्ट्रीम देखिए, सूर्य जो होते हैं जब ये कर्क रेखा पर चमकते हैं तो एक नई जेट का भी निर्माण हो जाता है। कैसे बनता है थोड़ा सा समझिए। मैं बात कर रहा हूँ खासतौर से आपको पूर्वा जेट के बारे में और पछुआ जेट के बारे में आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। ये आप मान लीजिए कि आपकी इंडिया भारत का हिस्सा। अब होता क्या है कि ये आपका हिस्सा भारत के ऊपरी हिस्से से, इसको आप ऐसे समझें, भारत के ऊपरी हिस्से में अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा आपका लगभग करीब में ऐसे लगेगा आपका। यहां से कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर जाती है भारत के, आप जानते हैं। और 21 जून का जो टाइम आता है आपका, उस समय क्या होता है कि सूर्य की किरणें खूब तेजी से, मतलब कर्क रेखा पर चमक खूब तेजी से, मतलब खूब गर्मी वहां दे रही होती है, ठीक है। अब जब गर्मी देगी तो आईटीसी जेट का क्षेत्र बनेगा। आईटीसी जेट का जब क्षेत्र बनेगा तो उसमें क्या होगी, हवाएं उधर की तरफ को जाएंगी। अब जरा देखिए कि जब गर्मी के मौसम में 21 जून से पहले की स्थिति, यानी जून का जो महीना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है कि भारत का जो हिस्सा है, ग्लोब में आप देखिए कि भारत का जो हिस्सा है वो क्या है, हिमालय पर्वत है, थार का रेगिस्तान है, और हिमालय के शीर्ष पे देखेंगे तो पामीर का पठार होता है, बहुत बड़ा पठार है, ठीक है, जानते हैं। तो जब सूर्य की किरणें उत्तरायण की तरफ, सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य की किरणें सीधे पड़ने लगती हैं कर्क रेखा पर, तो क्या होता है कि थार का जो रेगिस्तान है, और एक तरह से आप ऐसे समझिए कि केवल भारत के संदर्भ में नहीं, आप पूरे विश्व के संदर्भ में समझें। जैसे सहारा का रेगिस्तान आप ले लें, है ना, सहारा के रेगिस्तान को भी देख लेंगे आप, सहारा का रेगिस्तान हो जाएगा या अरबियन रेगिस्तान हो जाएगा, लेकिन अब उसका असर वहां पर नहीं पड़ता है, मानसून नहीं वहां पे आ पाता है, एक अलग विषय है। लेकिन आप जान लीजिए कि पूरा जितना इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जितने भी पड़ेंगे सारे जगहों पर ये कंडीशन बनेगी, लेकिन वहां वर्षा होती है कि नहीं होती है एक अलग विषय है। लेकिन उसके बारे में हम लोग काफी कुछ जान चुके हैं कि भाई देखिए, महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से पे हमेशा रेगिस्तान पाया जाता है, क्योंकि वहां पर उसके पीछे का क्या कारण है, तो पुराने वीडियोस देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या वर्षा क्यों नहीं होती। भारत में क्यों वर्षा होने लगती है, और भारत में पूर्वा जेट का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें कैसे बन जाती है, पूर्वा जेट क्यों कहलाती है ये, ठीक है। तो उसमें देखते हैं क्या कि जब जून के महीने में सूर्य जो है वो मध्य रेखा पर होता, कर्क रेखा पर होता है, सॉरी कर्क रेखा पर होता है, तो खूब गर्मी करता है, तो भारत का थार का रेगिस्तान खूब गर्म हो जाता है, ऊपर से तिब्बत का पठार खूब गर्म हो जाता है। तो जब खूब गर्म हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, जब यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पर आपका पड़ रहा है थार का रेगिस्तान, यहाँ पर आपका तिब्बत का पठार वाला हिस्सा पड़ रहा है, खूब गर्म हो रहा है, खूब गर्म होगा। जब गर्म होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर जोन बनेगा वहां पर, ठीक है, लो प्रेशर जोन बनेगा। दूसरी चीज, जब लो प्रेशर जोन बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगे, उठेंगे कि नहीं उठेंगे, डेफिनेटली उठेंगे, हवाएं गर्म होकर के उठेंगी। और जब हवाएं ऊपर उठती है वायुमंडल में तो क्या करती है हमेशा
किधर को जाएंगे? वो हमेशा कहाँ पर, जहां पर लो प्रेशर जोन मिलेगा ऊपरी हिस्से में, ध्यान समझिएगा, मतलब ऊपरी हिस्से में क्या, यहाँ पर लो प्रेशर है धरातल पर, रेगिस्तान में लो प्रेशर जोन बना, ऊपर गया हवा, तो आपने मैंने बताया था अभी आपको कि धरातल ही जो हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, और ऊपरी हवा वायुमंडल में यानी जेट स्ट्रीम वाली हवाएं वो क्या होती हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो यानी कि यहाँ पर जब निम्न वायुदाब का बनेगा खूब तेज, जितने ही ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, जितने ज्यादा रेगिस्तान गर्म होगा, जितने ज्यादा पामीर का पठार गर्म होगा, उतने ही ज्यादा मात्रा में क्या होगी, हवाएं ऊपर को उठेंगी, और जितनी हवाएं ऊपर को उठेंगी उतने ही तेजी से क्या करेंगे, प्रवणता बनेगी, ढाल बनेगा, उतने ही तेजी से वो क्या किधर पाएंगे, वो दक्षिण की तरफ आएंगे, मतलब अपने सॉरी इधर दक्षिण भी कर सकते हैं, दक्षिण गोलार्ध की तरफ जा सकते हैं, या कह सकते हैं वो कि जहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा वहां को आएंगे। तो वो क्या होता है कि हमारे गर्म होकर के बच्चों चली आती है क्या, ये जो आपका दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं। अब आप तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इसको कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको ठंडी और गर्मी के मौसम में ये जो आपके सेल्स हैं, ये ऑर्बिट जो दिख रहे हैं 30 से 35 और 60 से 65, 30 से 35, 60 से 65, ये उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर खिसकते हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जो पढ़ा है, सारे वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे, ये ऑर्बिट खिसकती है। उसी तरह से जब पूर्ण सूर्य इधर की स्थिति में आता है तो इस ऑर्बिट का भी खिसकाव हो जाता है, ठीक है, इस ऑर्बिट का भी खिसकाव हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, आप ऐसे समझिए अफ्रीका के, ऐसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दें, चलिए ठीक है, अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका मेडागास्कर आप देख रहे हैं ना, हिंद महासागर में मेडागास्कर जो द्वीप है आपका, ठीक है, अफ्रीका के पास होता क्या है कि जब ये हवाएं खूब गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर के उठ जाती हैं तो भारत के हिस्से में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ से हवाएं क्या होती है, यहाँ को हवाएं आती हैं कहाँ से, हिंद महासागर से, मेडागास्कर वाले क्षेत्र से आती हैं, और ये जो ऊपर उठी हुई हवाएं होती हैं थार के रेगिस्तान से, वो जाकर के कहाँ बैठती है, इन वाले अक्षांशों पर बैठती है, इन वाले अक्षांशों पर बैठेंगी। तो जितने गर्मी पड़ेगी, जितने वायु उठेगी, और वो उठी हुई वायु जो है उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में जाकर के जितने दबाव के साथ बैठेगी, उतने दबाव के साथ ही तेजी से प्रेशर हवाओं का बनेगा, और हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो और तेजी से सक्रिय होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर मेडागास्कर वाला क्षेत्र, ये मान लेते हैं मेडागास्कर, इमेजिन करिए आप, ये अफ्रीका का मेडागास्कर वाला क्षेत्र आपका पड़ रहा है। यहाँ से हमारे क्या हुई, जेट हवाओं के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अलग जेट मत लीजिए, ध्यान रखिएगा इस ऑर्बिट का जेट नहीं है, मैं आपको चौथी जेट के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या होता है, और ये क्या कैसे ये परिवर्तित कैसे होती है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर परिवर्तित होती है। तो क्या हो गया बेटा कि जब ये उठी खूब तेजी से हवाएं उठी और यहाँ पर जाकर के अभिसरण करेंगी, बैठेंगी यहाँ पर हवाएं, और जितना ज्यादा दबाव डालेंगी तो यहाँ की हवाएं जो आपका जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं, इनका विस्तार हो जाएगा भारत की तरफ, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के उत्तरी हिस्से में इनका विस्तार हो जाएगा, और काफी तेजी से ये हवाएं आगे चलेंगी, जो कि आगे चल करके दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप ले लेंगी। और दक्षिण पश्चिम मानसून का जो रूप ले लेंगी तो भारत वाले हिस्से में या आपके दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्रीज में खूब ज्यादा पानी का वर्षा करेंगी। उस बार क्या मानसून ज्यादा सक्रिय रहेगा, खूब वर्षा होगी, और एक तरह से आपकी कृषि के लिए बहुत उत्तम स्थिति बनेगी। अब चूंकि ये हवाएं, ध्यान समझिएगा, चूंकि ये हवाएं जेट हवाएं क्या करती हैं कि इनके जो चलने की दिशा होगी, ध्यान समझिएगा, जब उठेगी तो ये कहाँ से चलेंगी, इधर को चलेंगी ना, यानी एक तरह से कहिए दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगी। लेकिन ये उत्तर दक्षिण आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअल में क्या होता है, पृथ्वी अक्ष पे 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए हैं, तो ये कर्वाकार स्थिति में चलती है। भारत के मैप को आप देखेंगे, इंडिया के मैप को, तो ये क्या होता है, ये हवा जो मानसून आप देखते हैं उसको हमेशा आपने किसको पढ़ा है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं ना, क्योंकि क्रॉस में आती है स्थिति। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति जो होगी तो जेट हवाओं की दिशा सेम अपोजिट होगी, जिसे अपोजिट होगी यानी कि वो उत्तर पूर्व होगी, उत्तर पूर्व जेट कहलाएगी। लेकिन वो स्थिति एक्चुअल में पूर्वा दबाव थोड़ा और बढ़ जाता है तो पूरब दिशा को पूरी तरह इंडिकेट हो जाता है, इसलिए उसको पूर्वा जेट के नाम से कहते हैं। तो पूर्वा जेट की स्थिति बनती है, और पूर्वा जेट के काट से फिर आपका ये आपका मानसून भारत का कब तेजी से आता है, तो समझना है कॉन्सेप्ट आप लोगों को, ठीक है। तो
तो ये आपका पूर्वा जेट, एक जेट और आपकी है जो पछुआ जेट के नाम से जानते हैं, जो कि ठंडक के मौसम में आती है और वर्षा कराती है। वो कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि जब हमारा सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, ठीक है, तो मकर रेखा पर जब चमकेगा हमारा सूरज तो क्या स्थिति बनेगी? मकर वाले हिस्से में जब सूरज चमकेगा तो जैसे भी यहाँ पे कर्क वाले पे जब चमक रहा था तो ये पूर्वा जेट का निर्माण हो गया, उसी तरह से जब मकर रेखा पर चमकने के हिस्से में आता है और चमकता है तो यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो निश्चित तौर से हवाएं इधर से इधर को आएंगी, और जब हवाएं यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो ये क्या करेंगे? यहाँ से हवा उठेंगे कि नहीं उठेंगे? डेफिनेटली उठेंगे कि नहीं? इस वाले चांस से मकर रेखा से ओके सॉरी। तो क्या होगा कि यहाँ से जब हवाएं उठेंगी तो वो कहीं जाकर के अभिसरण करेंगी, बैठेंगी, तो वो जो बैठती हैं हवाएं तो वो क्या बोलती है? हमारे हिमालय क्षेत्र में पामीर के पठार वाले हिस्से में आकर के बैठती हैं, ठीक है। और ये स्थिति केवल यही नहीं होती है बेटा, ये स्थिति ग्लोब के हर हिस्से में होती है। पूरी मकर रेखा से पूरी कर्क रेखा पर होती है, उसी तरह से ये पूरी मकर रेखा की स्थिति बनेगी ना, तो ये स्थिति यहाँ पर आकर के हवाएं यहाँ पे अभिसरण करेंगी, और जब अभिसरण करेंगी यहाँ पर तो फिर यही हवाएं जो आएंगी आपको पछुआ जेट के रूप में आपको दिखाई देंगी। तो यही पछुआ जेट और पश्चिम विक्षोभ के काट से है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 5 तरह के जेट के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी। 5 तरह की जेट होती हैं आपकी, और इनका क्या होता है, अब इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा देख लें कि ये जो जेट्स होती हैं इनका एक विशेष रोल होता है। जब जेट हवाओं की सक्रियता बेहतर रहेगी, जैसे भी आपने देखा पूर्वा जेट के बारे में, तो जितना ही ज़्यादा शक्तिशाली पूर्वा जेट होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा मानसून होगा भारत का उस वर्ष का। तो एक स्थिति इसकी बनेगी। तो जेट हवाओं की इंपॉर्टेंस आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्षोभ मंडल के जो क्षोभ मंडल का ऊपरी हिस्सा है हमारा, इसमें हवाओं की जेट स्ट्रीम के चलने के कारण से कि जो वायुमंडल की जो प्रदूषण है ये उन्हीं हवाओं के संपर्क में आ जाने के कारण से ये आपका समताप मंडल वाले हिस्से में भी इसका विस्तार हो जाता है, विस्तार हो जाता है, चली जाती है, कार्य ये भी होता है इसका। ऊपर से रेगिस्तानी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि अगर कहीं पर जैसे आपने देखा कि पढ़ा कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात की स्थिति जो निचले हिस्से में होती है, यही चीजें अगर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में चक्रवात और प्रतिचक्रवात की स्थिति बनती है तो यह रेगिस्तान की मतलब वर्षा न होने का भी कारण बन जाता है। तो यानी कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, यानी कि एक तरह से कहिए कि जेट स्ट्रीम वाले हिस्से में जो चक्रवात प्रतिचक्रवात की स्थिति बनती है उससे भी आपका मानसून और मौसम पे काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है इसकी, जिसको आपको समझना होगा। और इसकी प्रचंडता जो होती है इसके आधार पर ही मौसम का एक तरह से कहिए कि आकलन कर मिलता है। तो ये कुछ थोड़ी बहुत बेसिक बातें आपकी थी जेट स्ट्रीम के संदर्भ में, जो कि आपके लिए काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपकी वीडियोज़ हैं, इसको आप रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। आगे भी समय के साथ जब हम मेंस की क्लासेज वगैरह लेंगे तो उसके बारे में फिर हम लोग आपको और डिटेल में इसके बारे में और भी चर्चाएँ करेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोज़ को लेकर के, देख रहे होंगे। वीडियोज़ आप लोगों को यदि अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। और अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई ज़रूरत हो, आपको लगे कुछ हमें एक्स्ट्रा कुछ चाहिए सर, तो वो अपनी बातें आप कह भी सकते हैं।